नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले 1 घंटे हम आपके पोर्टफोलियो में आपके हर निवेश की प्लानिंग आपको करके देने वाले हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सही है या नहीं है, जो आपने निवेश कर रखा है वो किस लक्ष्य के लिए किया हुआ है, किस तरह के फाइनेंशियल गोल के लिए किया हुआ है, जो किया है इन्वेस्टमेंट क्या वो सही तरीके से किया हुआ है। बहुत मुनाफा कमा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या मुनाफा बुक करके कहीं और उस निवेश को डालने का सही वक्त है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवाल जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े हुए होते हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इस शो में अगले 1 घंटे हम यही काम करने वाले हैं। तो चलिए आज बेहद खास शो लेकर आए हैं, शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। हर बुधवार महिलाओं के लिए एक खास शो, जी हाँ, विमेंस वेडनेसडे में हम महिलाओं के सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही आपको मिलवाते हैं एक ऐसी कामयाब महिला से जिन्होंने अपनी तरक्की की कहानी लिखी हुई है। अपने कारोबार से लेकर निवेश तक के सफ़र की बारीकियां वो हमारे साथ साझा करती हैं और आज हमारे साथ टैग की CEO और को-फाउंडर से चर्चा होगी। उनके निजी अनुभव से प्रेरणा पाकर कैसे उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया है, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे महिलाएं भी अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हो या अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहती हो, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किस किस तरह से वो आगे बढ़ सकती हैं। तो विमेंस वेडनेसडे में आज हम इसी तरह की बिजनेस विमेंस और इन्वेस्टर महिलाओं से बातचीत करेंगे और साथ ही टैग की को-फाउंडर CEO से जानेंगे कि मॉडर्न युग में आयुर्वेदा के बिजनेस की कामयाबी की कहानी। शो में आगे हम बात करने वाले हैं टैक्स हार्वेस्टिंग की। आपको बताएंगे कि कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैसे आपको टैक्स हार्वेस्टिंग में एडजस्ट करने का मौका मिलता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर किस तरह से आपको बाजार में आगे अपनी रणनीति बनाने का मौका मिलेगा। इतने उच्चतम स्तर पे बाजार क्योंकि कारोबार कर रहा है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बताएंगे आपको। चलिए आपको बताएंगे कि कैसे आपके निवेश पोर्टफोलियो में अगर आपको कोई सवाल हमसे पूछना है तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 हमारा वो खास नंबर जहां पर अपना सवाल आपको हमेशा भेजना होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्योंकि हम लाइव होते हैं तो अपने सवाल आप हमें लाइव कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो आज विमेंस वेडनेसडे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर बुधवार को महिलाओं के लिए हम खास पेशकश लेकर आते हैं और क्योंकि महिलाओं में निवेशकों का जो तबका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाएं न सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बागडोर अपने सामने रख रही हैं, बल्कि अब तो वो HNI कैटेगरी में भी जो पहले से मौजूद थी लेकिन अब उनकी तादाद वहाँ भी बढ़ रही है। तो महिलाएं कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखती हैं, समझती हैं, इनके लिए किस तरह के नियम हैं जो अलग हो सकते हैं। अगर आप भी एक महिला हैं तो अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। लेकिन इस बीच आज महिलाओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे खास एक्सपर्ट हर्षवर्धन रुंगटा CFP रुंगटा सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के विमेंस वेडनेसडे की इस खास पेशकश में। और हर्ष, हमारे साथ पहली दर्शक वैष्णवी भी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, अपना सवाल हमसे पूछेंगी। वैष्णवी, हाय, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो मैम, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। तो मैम मुझे सवाल ये था। हेलो जी पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये था कि मेरी अभी अभी जॉब लगी है एंड माय डैड इज रिटायर, वो रिटायर हो चुके हैं। तो मुझे लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना था, तो मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूँ, आप सजेस्ट करेंगे प्लीज? ठीक है, आप मुझे कितनी राशि आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, कितने सालों तक इन्वेस्ट करना चाहती हैं? आपकी जॉब लगी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और उसके बाद मुझे जानना है कि आप कितने सालों तक इन्वेस्ट करना चाहती हैं और वो क्या राशि है जिसके लिए आपको निवेश करना है।
मैम अराउंड 10 to 15,000 फॉर 3 years। चलिए, आपको चाहिए 10 से 15,000 रुपये 3 सालों के लिए। 3 साल बाद कोई खास आपका टारगेट जो कि आप पूरा करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए? मैम ऐसे कुछ नहीं, आई एम लाइक मेरा तो नया ही लाइक फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, तो इसलिए आप गाइड Okay. कीजिए। कोई खास फंड्स जो आपने कंसिडर कर रखे हों इस इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ जी मैम, एक सेकंड। क्वांट के मेरे ख्याल से आपके पास कुछ फंड्स हैं जो डिटेल्स के तहत आपने हमें दिए हैं। क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, लार्ज और मिड कैप है, जिसमें मेरे ख्याल से आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाहती हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि क्वांट के फंड्स को कंसिडर किया जा रहा है बेहतर रिटर्न के लिए। और वैष्णवी, आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पहली जॉब के साथ ही आपने पहला काम ये किया है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक किक स्टार्ट आप दे रही हैं प्लानिंग के ज़रिए। तो हर्ष से मैं जुड़ना चाहूँगी। हर्ष, बहुत क्लियर हैं वैष्णवी, इनको 3 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन 10 से 15,000 अभी ही लगा सकती हैं। कुछ फंड जिन्होंने अपने लिए कंसिडर कर रखे हैं, क्वांट का स्मॉल कैप है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप है, बताइएगा। कविता, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है इन्वेस्ट करना, सो लॉन्ग टर्म 3 साल नहीं होता। अगर इक्विटी फंड की अगर हम बात कर रहे हैं, सो लॉन्ग टर्म की परिभाषा जो होती है वो करीबन 8 साल मिनिमम अगर रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कहलाते हैं। वैष्णवी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर 3 साल का टाइम होराइजन है तो आपके लिए ये बेटर होगा कि आप एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें। आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। अगर आप लंबा नजरिया रखती हैं, क्योंकि आपने कहा कि 3 साल के बाद आपका कोई ऐसे स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, तो आप प्योर इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शन बता दूं। अगर आप 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्ट कर रही हैं और एसआईपी के जरिए आप क्योंकि इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आप उस लिहाज से आप एक हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का एक ऑप्शन आपको दे दूं, वो है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। अगर आप लंबी अवधि से इन्वेस्ट कर सकती हो, 100% इक्विटी में इन्वेस्ट रखना है, जो मैं लंबी अवधि की बात करता हूं उसका मतलब है 8 साल एंड बियॉन्ड, तो उसके लिए आप एक इंडेक्स फंड से शुरू करें, आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड। क्योंकि आपने क्वांट की 2 स्कीम्स के नाम लिए थे और अगर आपको क्वांट की स्कीम्स में ही इन्वेस्ट करना है, तो जो स्कीम आपने चूज की है उसमें मैं सुझाव नहीं दूंगा शुरू करने के लिए। आप शुरू करिए एक लार्ज कैप फंड से, जो है क्वांट लार्ज कैप फंड। तो ये मेरा सजेशन आपके लिए है कि आप चूज करिए किस कैटेगरी में और किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, तो वैष्णवी के लिए सलाह यहाँ पर यही दी जा रही है, क्योंकि 3 साल का समय है, तो 3 साल का समय में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। लिहाजा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड रेकमेंड किया जा रहा है, और एक लार्ज कैप पैसिव स्ट्रैटेजी के तहत आपको आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड जो है वो रेकमेंड किया जा रहा है। या फिर आप चाहें तो लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिव एलोकेशन के तहत क्वांट का लार्ज कैप भी ले सकती हैं। और इक्विटी में अगर आप 3 साल या उससे ज़्यादा का समय देती हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी यहाँ पर रणनीति जो है अग्रेसिव ली जा सकती है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं हमारे दूसरे दर्शक की ओर। हमारे साथ अंजलि फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अंजलि, नमस्कार। चलिए, मेरे ख्याल से इनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है और इनका सवाल हमारे पास है। हर्ष ये कह रही हैं कि इन्होंने 1 महीने पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। इनकी उम्र 30 साल है और अगले 15 साल तक ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं। 7,000 रुपये इन्वेस्टमेंट इनको करनी है। 15 साल के बाद इनको 3 करोड़ 3 CR का इनका लक्ष्य है और उसी के बारे में इनको म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना है। और 1 महीने पहले जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है वो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, मोतीलाल का मिड कैप फंड लिया हुआ है, साथ ही पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है। अंजलि फोन लाइन पे जुड़ेगी तो इनसे हम और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कुछ डिटेल्स जो हमारे सामने इन्होंने भेजी हुई है। 15 साल 3 करोड़ का लक्ष्य है। फिलहाल ये जो है निवेश कर रही हैं लगभग 11,000 के आसपास। हर्ष? जी हाँ कविता, आज की तारीख में ये 11,000 इन्वेस्ट कर रही हैं। इन्हें ये बढ़ाकर 7,000 रुपए से बढ़ाकर इन्हें 18,000 रुपए हर महीने के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जो यूटीआई निफ्टी 50 है, मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, या पराग पारेख का जो फ्लेक्सी कैप है, ये सारी स्कीम्स अच्छी हैं। तो जो एडिशनल अमाउंट इन्हें इन्वेस्ट करना है, जो 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये इन्हीं स्कीम्स में अगर बढ़ा दें तो बेटर होगा। तो मैं इस तरह से बता दूं,
इनकी एसआईपी जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में है, उसमें वो 4,000 रुपए से बढ़ाएं, तो आज की तारीख में जहां पे ये 3,000 कर रही है, ये 7,000 रुपए महीने का हो जाएगा। और मोतीलाल मिड कैप फंड में भी 3,000 से अपनी एसआईपी बढ़ा के उसे 6,000 रुपए की कर लें। तो उस लिहाज से इनका जो पूरा 18,000 रुपए है वो 3 स्कीम में ही इन्वेस्ट रहेगा और इन्हें मार्केट की सारी कैटेगरीज का एक्सपोजर मिल जाएगा। जो उनके लक्ष्य का सवाल था कि इन्हें 18,000 रुपए हर महीने के इन्वेस्ट करने हैं और 15 साल बाद ये करीबन 3 करोड़ रुपए हासिल करना चाह रही है। सो वेल, अगर मैं इसे 12% से अगर एक्सपोलेट करें कि भाई अगर आगे जाते हुए अगर इन्हें 12% के हिसाब से पोर्टफोलियो पर रिटर्न मिलता है तो इनके पास करीबन 85 टू 90 लाख इकट्ठा होगा। सो अगर इन्हें 3 करोड़ चाहिए तो आगे जाते हुए इन्हें अपनी एसआईपी जरूर बढ़ाना होगा, 3 गुना तक कम से कम इन्हें करनी होगी वो एसआईपी। चलिए, अंजलि मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुकी है। अंजलि, आपसे हम पहले बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहाँ पर फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। हर्ष ने वैसे तो आपके सवाल का जवाब दे दिया है, क्या आपको इनसे और कोई सवाल पूछना है? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा जब भी आपसे मुमकिन हो सके। लेकिन आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या करती हैं? जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपने 1 महीने पहले से अपनाई हुई है, इसके लिए आपने किसी को कंसल्ट किया है? आप कैसे इस पोर्टफोलियो की प्लानिंग को लेकर खुद आगे बढ़ रही हैं अंजलि? जी मैम, मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मैंने मतलब बेसिकली 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट जब शुरू किया था ना, तो मतलब ये जो म्यूचुअल फंड के ऐप्स वगैरह हैं, मैंने वहाँ से उसको देखा था और वहाँ के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट अपने आप शुरू की। इसलिए मैं थोड़ा एक्सपर्ट का इसमें सजेशन लेना चाह रही थी, तो किस तरीके से मैं इसको बेटर बना सकती हूँ और क्या ऐसे ऐप पे ट्रस्ट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी सही है? हाँ, मेरे ख्याल से जो आपका आखिरी सवाल था वो रखना चाहिए हमें हर्ष के साथ सामने। तो हर्ष, एक तरह से देखा जाए तो आप फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आपको एक सुविधा दी जाती है कि आप उनके ज़रिए निवेश करें, लेकिन निवेश का फैसला तो आपको खुद अपना एक रिसर्च करना होगा, होमवर्क करना होगा। आपको फेलिसिटेट किया जाता है, आपको एक सहूलियत के तौर पर जो है निवेश करने की एक ऑप्शन मिल जाती है अगर आप इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं और निवेश करते हैं। लेकिन निवेश करने का फैसला ऐसे लेना क्या सही होगा? देखिए कविता, अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन के लिए कि भाई आप ये डिसाइड करती हैं कि आपको कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है, या आपने तय कर लिया है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में, या अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग समझते हुए, या आप खुद इसको जानकारी रखते हैं तो आपने स्कीम सिलेक्ट कर ली है। अब बात आती है उसको एग्जीक्यूट करने की, भाई मैं जाके इन्वेस्ट कैसे करूं। तो इसके लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। एक है कि आपने अगर मान लीजिए 3 स्कीम सिलेक्ट की हैं, आप तीनों फंड हाउसेस की वेबसाइट पे जाके उनसे डायरेक्टली इन्वेस्ट उनके वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकती हैं, या आप जो रजिस्ट्रार हैं, आप कैम्स या कार्वी, उनकी मोबाइल ऐप के साथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि जब आपके पास ऐसे कोई फिनटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। उदाहरण के रूप में आपको एक पैरेलल एनालॉजी बताता हूं कि अगर आपको एयरलाइन की टिकट खरीदनी है, आप एयरलाइन की वेबसाइट पर जाके सीधा खरीद सकती हैं, या आप एक एग्रीगेटर है, मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, या जो भी कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट पे जाके आप टिकट खरीदती हैं। क्या उसमें फर्क क्या है? तो आपको ये देखना है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म के जिसके जरिए आप कर रहे हैं उसमें क्या वैल्यू एडिशन आपको मिल रहा है। अगर कोई वैल्यू एडिशन पर से नहीं है तो इट्स बेटर कि आप जो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, या तो जो रजिस्ट्रार है कैम्स एंड कार्वी, उनके मोबाइल ऐप से आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। सो ये डिसीजन आपको लेना है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आपका डेटा एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे है, वो आपको कुछ ना कुछ क्रॉस सेलिंग के लिए यूज होगा, वो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। सो आज की तारीख में अगर आप कोई फिनटेक प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं और कहती कि उसमें मुझे फ्री में काम हो रहा है, फ्री में कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको क्रॉस सेलिंग के लिए आगे जाके होने वाला है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन कविता, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही वो ज्यादा जरूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो तय कैसे करें, पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए। और इसके लिए आप या तो किसी से बात, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से, कोई प्रोफेशनल से, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात करिए और उससे समझिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके इमोशंस को नहीं समझ सकते और वो उसके बेसिस पे आपको पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन नहीं कर सकते। वो आपको डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आपको भले पोर्टफोलियो सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर क्या है वो डेटा पे नहीं चलता, वो एक अलग ही तरीके से चलता है। और ह्यूमन बिहेवियर को समझ के, रिस्क प्रोफाइलिंग को समझते हुए एक पोर्टफोलियो बनाना ज्यादा जरूरी है।
परफेक्ट। मेरे ख्याल से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं और इसके बाद हमारे साथ एक बिजनेस वुमेन भी जुड़ेंगी जिन्होंने आयुर्वेदा में अपना नाम भी बनाया है, उससे जुड़े प्रोडक्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो आज विमेंस वेडनेसडे में हमारे पास विमेन निवेशक से लेके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तक की कहानियाँ हैं जो आपको बतानी है। एक ब्रेक और उसके बाद ये सफ़र हमारा जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम विमेंस वेडनेसडे में आप महिला निवेशकों के सवालों के जवाब ले रहे हैं। यूट्यूब पर दर्शक जो सवाल छोड़ते हैं उन्हीं में से हमारी एक महिला व्यूअर वनीता पवार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश पर टैक्स का गणित उन्हें समझना है और 32,000 रुपये की वो SIP कर रही हैं और 15 साल तक इनको निवेश करना है, लेकिन कितना टैक्स लगेगा, ये इनका सवाल है। कुछ फंड्स जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं उसमें मिरासिट का टैक्स सेवर है, ICICI प्रू का ब्लू चिप है और वैल्यू डिस्कवरी भी है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप भी है और साथ ही निपॉन का लार्ज कैप भी है, कैनरा बैंक का ब्लू चिप इक्विटीज़ भी इनके पास है। ऑलराइट, 15 साल तक के लिए ये तमाम फंड्स और 9 फंड्स हैं इनके पास दरअसल हर्ष। और जैसे कि हम सबको कह ही रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी लार्ज कैप ओरिएंटेड होनी चाहिए बिकॉज हम मार्केट में उस तरह की रन रैली भी फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके पास लार्ज कैप में भी ओवर डिवर्सिफिकेशन का केस, क्या कहेंगे आप? जी हाँ कविता, सो इनका 2 सवाल है। एक था कि जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये कह रही हैं कि मैं अगर 6 से 7 अलग अलग फंड हाउसेज में रख रही हूँ और फिर रिटायरमेंट के टाइम पे ये सभी में से इक्विटी स्कीम में से निकाल के ये डेट में शिफ्ट करेंगे तो इन्हें काफी टैक्स इंप्लीकेशन होगा। तो क्यों ना ये एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करें ताकि टैक्स इंप्लीकेशन कम आए। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो पोर्टफोलियो इनका है तो पहला सवाल का जो जवाब है वो ये है कि वनिता जी, अगर आप 6 स्कीम्स में रखें, अलग अलग म्यूचुअल फंड के हाउसेस के साथ रखें या एक कोई भी स्कीम में रखें, आपका टैक्स इंप्लीकेशन सेम होने वाला है। मान लीजिए आपने 6 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और वहां से आप इक्विटी स्कीम में से निकलती हैं और डेट में आप इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आपका टैक्स इंप्लीकेशन वही होगा और जो आप अगर एक ही कोई स्कीम में रखती। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल के ऊपर आपने अगर निवेश कर रखा है तो जो भी प्रॉफिट आपकी होती है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा और वो आज की तारीख में है 10%। फर्स्ट 1 लाख जो है उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं, मान लीजिए जब आप रिटायर हो रही हैं उसके 1 साल के अंदर की जो SIPs आपने की है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आएगा जिसमें 15% है। अब एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो टैक्स रूल्स हैं ये आज की तारीख में वैलिड है। 15 साल बाद जब आप निकालने जाएंगे उस समय जो भी टैक्सेशन रूल्स होंगे वो उस समय आपको लागू होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने 6 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग फंड हाउसेस के साथ में तो भी आपका यही टैक्स आएगा, अगर आपने एक स्कीम में रखा है तो भी आपका वही टैक्स आने वाला है। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई बदलाव नहीं है कि आप एक स्कीम में रखें या 6 स्कीम में रखें। अब आपके पोर्टफोलियो की जो अगर हम बात करें और कॉर्पस की बात करें, आपने ये कहा है कि आपको 15 साल बाद इसमें आपको निकालना है टैक्सेशन पर्पस के, आपको रिटायरमेंट के लिए आप इक्विटी में से निकल के डेट में ट्रांसफर करेंगी। तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं प्लीज अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट करिएगा। आपने लार्ज कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रखे हैं लेकिन काफी हैं, तो इसमें से सिर्फ 2 लार्ज कैप आपको रखना है तो रखिए, एक फ्लेक्सी कैप के रूप में और एक प्योर लार्ज कैप के रूप में। तो पराग पारे एक फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, इसे आप लार्ज कैप एलोकेशन समझ के आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। बाकी जो लार्ज कैप्स हैं, जो कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड है और निपॉन लार्ज कैप फंड, इन्हें आप इन्हीं 2 स्कीम्स में आपका ICICI एंड पराग पारे इनमें आप कंसोलिडेट कर लीजिए। बाकी आपके पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है हर्ष, आपने यहाँ पर वनीता को जो स्ट्रैटेजी सुझाई हुई है उसमें थोड़ा सा उनको खैर टैक्स का एक नज़रिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि निवेशक जो है अक्सर निवेश कर लेते हैं लेकिन टैक्स का एंगल अक्सर अपने इन्वेस्टमेंट में भूल जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मार्केट्स भी हम देख रहे हैं हर्ष एक लगातार नए हाईस को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा नहीं है कि बाजार के इस उतार चढ़ाव को देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी शुरू करनी चाहिए और उसमें बदलाव करना चाहिए, लेकिन फिलहाल सभी से, क्योंकि यही सवाल हम सामने भी रख रहे हैं, इन्वेस्टर्स के जहन में भी यही सवाल है, पोर्टफोलियो के जिस भाग में आपको मुनाफा हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रीएलोकेट करने का समय आ गया है। हर्ष, क्या जवाब होगा?
सो वेल कविता, मैं ये कहूंगा कि आपका एसेट एलोकेशन प्लान जो है ना, वो एसेट एलोकेशन प्लान के तहत में ही आप काम करिए। अब इस एसेट एलोकेशन में मान लीजिए आपने डिसाइड तय किया था कि 50% आपका इक्विटी में होगा, 50% डेट में होगा। क्योंकि मार्केट इतना तेजी से बढ़ गया है, ये जाहिर सी बात है कि आपका जो 50% एलोकेशन इक्विटी में था, उसका वेटेज मान लीजिए 60% हो गया है, क्योंकि मार्केट इतना तेजी से रैली किया है। तो आपको क्या करना है कि अभी आपको रीबैलेंस करने का एक अच्छा मौका मिला है, तो आप थोड़ा इक्विटी बेचेंगे 10% तक का और उसे डेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि आपका आपका जो एलोकेशन है पूरा फिर से 50% पे आ जाए। तो यस, ये मार्केट की जो पीक है मान लीजिए या ऑल टाइम हाई है, हो सकता है मार्केट यहां से और ऊपर जाए, लेकिन रीबैलेंसिंग करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और ये भी YouTube पर ही सवाल होगा रेशमा का। हर्ष, आपके पास भी ये सवाल होगा और इनकी उम्र 28 साल की है। अच्छी बात यह है कि जितनी महिला दर्शकों के सवाल आ रहे हैं वो या तो अपनी फर्स्ट जॉब के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहती हैं या कम से कम बहुत कम उम्र में अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि बहुत जागरूक है कम से कम इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को लेकर विमेन इन्वेस्टर्स, जो कि सराहनीय बात है। रेशमा के पोर्टफोलियो की ओर में बढ़ती हूँ। इनकी उम्र 28 साल की है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, मोतीलाल का इनके पास मिड कैप फंड है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। टाइम होराइजन को लेकर 25 से 30 साल का समय बता रही हैं, जिसके लिए इनको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू रखनी है और पूछ रही हैं कि फंड मिक्स जो है वो सही है या नहीं है। और इनके पास एक टर्म प्लान भी है ऑलरेडी जो इन्होंने ले रखा है, लगभग 84 लाख का इनका टर्म कवर है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ये लेना चाहती हैं, कौन सी कंपनी से लें इनका सवाल है। 20 करोड़ के लिए एसआईपी अगर करनी हो, क्योंकि 2055 तक ये अपने रिटायरमेंट को अब तक प्लान कर चुकी हैं और उसके बाद इनको चाहिए होंगे 20 करोड़ रुपए। और वैल्यू कितनी हो जाएगी 2055 तक 20 करोड़ की, ये भी ये पूछ रही हैं। तो बहुत बढ़िया सवाल है और मेरे ख्याल से ये ऐसा सवाल है जब हमें इन बाकी दर्शक सवाल पूछते हैं तो हम उनसे ये डिटेल्स मांगते हैं। हर्ष, आप भी शायद सहमत होंगे मेरी इस बात से। तो रेशमा ने काफ़ी प्लानिंग की है, काफ़ी सारे सवालों पर मंथन किया है और उस हिसाब से एक रणनीति आपसे मांगी है। तो फंड मिक्स में तो आप इनको रणनीति दीजिए, लेकिन 2055 में इनका रिटायरमेंट का गोल है और उसके मुताबिक अभी अपने लिए 20 करोड़ की फिगर इन्होंने रखी हुई है। कितनी कम पड़ जाएगी ये भी ये जानना चाहती हैं हमसे। तो एक रफ कैलकुलेशन अगर आप बताएं तो क्या वैल्यू रह जाएगी 20 CR की 2055 में? सो वेल कविता, ये सच में बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इन्होंने सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपना सवाल रखा है। तो एक है कि ये 2055 में जो करीबन 30-31 साल बाकी हैं, उस हिसाब से इन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग किया है। एक टारगेट लिया है कि 20 करोड़ इकट्ठा करना है और ये भी जानना चाहते हैं कि 20 करोड़ की वैल्यू आज की तारीख में कितनी होगी। तो पहला सवाल कि 20 करोड़ रुपए अगर आप इकट्ठा करना चाह रही हैं, आज की तारीख में जो आप 12,000 रुपए निवेश कर रही हैं, अगर मैं इसे 12% से कैलकुलेट करूं तो आप करीबन 4 करोड़ रुपए का इकट्ठा करेंगी 12,000 रुपए में। सो आपको अगर 20 करोड़ चाहिए, सो आपको अपना एसआईपी जो है वो 5 गुना करना होगा। क्योंकि आज आप काफी यंग हैं और 30 साल हैं आपके पास, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जिस हिसाब से आप जा रही हैं, आप आगे जाते हुए जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपनी एसआईपी भी बढ़ाती रहेंगी। जब आपकी एसआईपी बढ़ते बढ़ते अगर 5 या 6 गुना हो गई आज की तारीख से, तो आप 20 करोड़ का लक्ष्य अपना पूरा इकट्ठा कर पाएंगे। 20 करोड़ की वैल्यू क्या होगी अगर मैं 7% इन्फ्लेशन पकड़ूं, अगर 7% के हिसाब से देखूं कि महंगाई दर बढ़ती है, तो 20 करोड़ की वैल्यू जो 2055 में होगी वो आज की तारीख में करीबन 2.5 करोड़ रुपया है। तो मान लीजिए आज आप रिटायर होती हैं तो आपके हाथ में 2.5 करोड़ रुपया आएगा। ये आप समझिए इक्विवेलेंट है टू 20 करोड़ रुपया इन 2055। तो आपकी जो प्लानिंग चल रही है वो 2.5 करोड़ रुपया आज की वैल्यू के हिसाब से चल रही है। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, आपका पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड है, तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास लंबा वक्त है, लेकिन थोड़ा अगर बैलेंस और डाइवर्सिफाइड ज्यादा होता तो बेटर है। तो आपको इस तरह से आपका 12,000 निवेश करने का बता दूं मैं। आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये दोनों आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, इसे बरकरार रखिए, सिर्फ अमाउंट को बढ़ा के 3,000 रुपए कर लीजिए। 2 नई स्कीम आपके पोर्टफोलियो में जोड़ रहा हूं, एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप, ताकि आपको मिड स्मॉल कैप और लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप सबका एक्सपोजर मिले। तो आप एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड 3,000 रुपए और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपए।
इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए और बाकी इसके अलावा जितनी स्कीम्स है उसमें से रिडीम करके इन्हीं 4 में आप अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर रहे हैं। और हर 2 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करिएगा। ध्यान रखिए जितना हो सके अपनी एसआईपी साल दर साल बढ़ाइएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य 2 करोड़ का है, जिसके लिए आपको करीबन 5 गुना आज से जितना है, जितनी एसआईपी कर रहे हैं उससे 5 गुना ज्यादा करना है। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी प्लीज आप अपना एसआईपी बढ़ाते रहिएगा। तो यहाँ पर एसआईपी बढ़ाना मेरे ख्याल से न सिर्फ रेशमा के लिए लेकिन वो तमाम निवेशकों के लिए ज़रूरी है जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी लंबी अवधि के मुताबिक जो हैं आकर बैठे हुए हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो फंड में बदलाव आपने इनको कहे हैं हर्ष, जल्दी से उस पर एक सवाल मैं लेती हूँ और उसके बाद हम दूसरे दर्शक की ओर भी बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर मेरे ख्याल से आप ABSL निफ्टी 50 इनको रेकमेंड कर रहे हैं और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप रेकमेंड कर रहे हैं और बाकी जो मौजूदा हैं उसमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आपने कहा है कि ये रिटेन कर सकती हैं। अब क्योंकि इनको अपना निवेश बढ़ाना है हर्ष, तो उस बढ़ाए हुए निवेश को क्या इसी पोर्टफोलियो में डालें या और कोई फंड भी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से पूरा एक कवरेज कर दी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप्स पोर्टफोलियो में। जी हाँ कविता, सो आज की तारीख में हर एक स्कीम में सिर्फ 3,000 रुपए निवेश कर रही है। सो अगर इनका इन्वेस्टमेंट अगर डबल भी होता है यहाँ से, तो भी इन्हीं स्कीम्स में अगर वो अपना एसआईपी डबल कर दे तब तक ठीक है। जब इनकी एसआईपी मान लीजिए 25-30 हजार रुपए के ऊपर चली जाती है, तो ये अगर एक 5वीं स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहती है तो उस समय कंसिडर कर सकती है। आज की तारीख में जब तक इनका एसआईपी 25-30 हजार रुपया महीने का नहीं होता है, तब तक ये 4 स्कीम अपने आप में बहुत काफी है। और जब एसआईपी बढ़ाने की कोशिश करेंगी तो इन्हीं स्कीम्स में से बढ़ाएं तो बेटर होगा। चलिए, तो ये रेशमा के लिए जवाब, ये YouTube पर अपना सवाल इन्होंने भेजा था और आगे बढ़ते हैं। चांदनी का भी सवाल मैं लेना चाहती हूँ, ये भी YouTube पर ही अपना सवाल हमें दे रही हैं और करंट पोर्टफोलियो जो इनका है, इन्होंने ये कह रही है 14 लाख रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में डाले हुए हैं। 6,000 पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप ने, 5,000 ICICI के मिड कैप ने, 2,500 निप्पॉन स्मॉल कैप और 2,000 कोटक के फंड में इन्होंने डाले हुए हैं। चलिए, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कोटक के फंड को लेकर, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से इन्होंने इसके आगे और कोई सवाल हमसे पूछा नहीं है, बस अपने फंड्स की डिटेल्स दे दी हैं और ये नहीं बताया है कि कितने साल तक इनको इन्वेस्टमेंट करना है और एग्जैक्टली इस पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है। तो डिटेल्स की तो बहुत ज़्यादा कमी है हर्ष, लेकिन हमको सिनेरियोज अज्यूम करके मेरे ख्याल से इनको सलाह दे सकते हैं। अज्यूमिंग के ये 5 और उससे ज़्यादा साल का नज़ीरा रखना चाहती हैं इक्विटी में, जो कि काफ़ी एप्ट भी होगा। ये फंड मिक्स आपको कितना बढ़िया लग रहा है? मेरे ख्याल से अगर ये 14 लाख रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्होंने डाल रखे हैं, तो डिटेल्स नहीं है कि कब डाले हुए हैं, अब फिलहाल इसको निकाल के क्या कहीं और डाइवर्सिफाई किया जा सकता है उसमें से पैसा, एक मुश्त अगर इनका इन्वेस्टमेंट है भी, और कितने साल वो रहना चाहती हैं इसमें, तो क्या सलाह आप देंगे और किस लाइन पर सलाह देना चाहेंगे इनको? देखिए कविता, सीधी सी बात है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा एसआईपी या लमसम का पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है। अगर हम पोर्टफोलियो पे एक तुरंत नजर डालें तो लमसम के रूप में 14 लाख मिड कैप फंड में डाला है। तो आपने सही पूछा कि कब डाला है, किस मकसद से डाला है, क्या प्रॉफिट, आज की वैल्यू क्या है, ये हमें पता नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब भी इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, आज की तारीख में प्रॉफिट में होंगी, क्योंकि मिड कैप या मार्केट पूरी अपने आप में बढ़ा हुआ है। बाकी इनका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो 2 फ्लेक्सी कैप है, 2 मिड कैप है और 1 स्मॉल कैप है। सो आई थिंक इन्हें ना ये सारी इन्वेस्टमेंट्स को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ में मैच करना होगा। और किसी से अगर ये पर्सनली मिलके, ये जो सवाल हमारे पास जिनका जवाब नहीं है कि भाई कब से इन्वेस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, कोई इन्हें एडवाइस कर रहा है कि नहीं, आई थिंक ये सारे चीजों के साथ में अगर ये सवाल वापस भेजे तो बेटर होगा। नहीं तो ये किसी से पर्सनली कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर या रजिस्टर्ड RIA है, उनसे मिलके ये अगर डिस्कस करें तो इनके लिए बेटर होगा। ज्यादा एक्सपोजर इनका मिड कैप में है, सो आई डोंट नो वेदर ये मिड कैप को समझती हैं कि सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि किसी से ये डिटेल कॉन्वर्सेशन करके समझें और अपना पोर्टफोलियो फिर उनकी जरूरतों के हिसाब से रियलाइन करें तो ज्यादा बेटर होगा।
और मैं चाहती हूँ कि तमाम महिला दर्शक जो अपने सवाल हमें YouTube पर भेज रही हैं, उस एक तो धन्यवाद उसके लिए, लेकिन अगर WhatsApp भी कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि WhatsApp करने के बाद हम आप तक पहुँच सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो YouTube के सवालों में अगर कोई डिटेल्स कहीं छूट भी जाए तो हम आपसे बातचीत करके एक्सपर्ट के पास सारी डिटेल्स जो हैं वो पहुँचा सकते हैं और आपको हाथों हाथ लाइव सलाह भी जो है वो दिलवा सकते हैं। बहरहाल हर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर बुधवार आप जुड़ते हैं विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश में और सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं हमारी विमेन इन्वेस्टर्स को। धन्यवाद आपका। लेकिन विमेंस वेडनेसडे की हमारी ये पेशकश यहीं समाप्त नहीं होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप सभी से वादा किया था कि न सिर्फ महिला निवेशकों को शो में शामिल करते हैं, बल्कि महिला उद्यमियों को भी शामिल करते हैं और सफलता की कुछ ऐसी कहानियां बताते हैं जिससे न सिर्फ आपको प्रेरणा मिल सकती है आपके व्यवसाय के लिए, बल्कि आप अपने सपनों को पूरा करने की रणनीति भी इन कहानियों से ले पाएंगी। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार एक बहुत ही कामयाब विमेन एंटरप्रेन्योर से मुलाकात कराते हैं विमेंस वेडनेसडे में।